हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिफ्थ चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना में। तो आज हम इसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस पार्टी में फूट 1969, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का 1969 में विभाजन हो गया था, उसे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम क्या डिस्कस कर चुके थे? 1967 के चौथे आम चुनावों को हम डिस्कस कर चुके थे कि इन आम चुनावों का कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व पर क्या असर पड़ा। तो हमने क्या देखा कि जो चौथे आम चुनाव थे, इनसे कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था वो कमजोर हुआ। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कमी आई। कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी वो केंद्र में काफी कम हो गई और 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में शासन कर रही थी, अब उस कांग्रेस पार्टी को जनता सत्ता से बेदखल कर रही थी, सत्ता से बाहर कर रही थी। तो चौथे आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि जो केंद्र में है, कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन उसे वो अप्रत्याशित बहुमत नहीं मिला जो पहले 3 आम चुनावों में मिलता आया था। तो अब केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है वो सरकार चला रही थी। लेकिन 1969 में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए 1969 में और उसके पहले, जिनके कारण कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाती है और कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो जाता है। तो यही घटनाक्रम आज की हमारी डिस्कशन का केंद्र बिंदु रहेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर बातें करेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो इस टॉपिक पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1969 में कांग्रेस पार्टी में फूट के क्या कारण थे, या फिर 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन किस प्रकार से हुआ। तो कारणों को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार। जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 1967 के जो चौथे आम चुनाव थे, उनमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन पहले 3 आम चुनावों के मुकाबले बहुत खराब रहा। केंद्र में भी जो कांग्रेस पार्टी थी उसे बहुत कम सीटें मिली, 520 में से 283 सीटें मिली। वो केवल जो बहुमत के आसपास ही थी और 9 राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। हमने कहावत भी एक कल डिस्कस की थी। उस समय क्या कहा जाने लगा था कि दिल्ली से अगर हावड़ा जाना हो तो हमें किसी भी कांग्रेस शासित राज्य से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो 1967 के चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहा। तो इसके लिए जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने किस पर ब्लेम किया, किसको दोषी ठहराया? जो सिंडिकेट था। सिंडिकेट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का एक ग्रुप था, एक समूह था। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि जो सिंडिकेट के नेता हैं, जो पुराने सीनियर लीडर्स हैं, वो इस हार के लिए जिम्मेवार थे, क्योंकि काफी सारे वो लीडर्स हार गए थे जिन्हें राजनीतिक दिग्गज माना जाता था कि ये कांग्रेस के बहुत जाने माने और प्रभावशाली नेता हैं। लेकिन इस सिंडिकेट ने क्या कहा कि इस हार का कारण इंदिरा गांधी है, क्योंकि इंदिरा गांधी नौसिखिया है, अनुभवहीन है, उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है। तो उनके नेतृत्व में क्योंकि ये आम चुनाव लड़ा गया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी हारी है। तो दोनों गुटों के द्वारा एक दूसरे पर दोषारोपण किया गया। तो इस वजह से इनके बीच में काफी मनमुटाव बढ़े और जो दूरियां थी वो और ज्यादा बढ़ गई। तो दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था इंदिरा गांधी का आर्थिक एजेंडा। तो जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसे इंदिरा गांधी ने क्या किया? विचारधारात्मक संघर्ष बना दिया, एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बना दिया इसको। किस प्रकार से इन्होंने इसको एक विचारधारात्मक संघर्ष बना दिया? इंदिरा गांधी ने अब वामपंथी
जो नीतियां थी उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। वामपंथ हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि गरीबों की हिमायती हो, जो विचारधारा यानी कि गरीबों, किसानों, मजदूरों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करती हो। तो इंदिरा गांधी ने अब क्या किया, सिंडिकेट का विरोध करने के लिए वामपंथ का सहारा लिया। उन्होंने इस प्रकार की आर्थिक नीतियां बनाई जो कि गरीबों के हित में हो और पूंजीपतियों के हित में ना हो। तो 1967 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी से एक प्रस्ताव पास करवाया था। एक 10 पॉइंट प्रोग्राम था, एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम था। इसमें उन्होंने यानी कि 10 नए ऐसे प्रपोजल्स रखे थे जो कि आर्थिक सुधारों से संबंधित थे। इसमें उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या करने का उन्होंने आइडिया दिया था, जैसे बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि जो निजी क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियां थी उनका सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए। तो ये नीति भी उनकी क्या होती, जो पूंजीपति थे उनके विरोध में होती। ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, क्या करेंगी वो, जो अनाज है उसका सार्वजनिक वितरण, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसे हम पीडीएस के रूप में जानते हैं। जैसे आजकल जो गरीबों को अनाज मुफ्त में दिया जाता है या फिर कम रेट पर दिया जाता है, तो इसका उन्होंने प्रोविजन किया था। और क्या कहा था उन्होंने, जो शहरी संपत्ति और आय की सीमा निर्धारित कर दी थी। और क्या कहा था उन्होंने, क्या प्रोविजन दिया था, भूमि सुधार का, यानी कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा भूमि है वो उनसे ले ली जाए और किन्हें दे दी जाए, जो भूमिहीन है। और उन्होंने क्या कहा था, जो ग्रामीण, जो ऐसे ग्रामीण है जिनके पास घर नहीं है उनके लिए उन्होंने कहा था कि हम भूमि का प्रावधान करेंगे ग्रामीण आवास के लिए, यानी कि इसके लिए भी वो दूसरों से ही भूमि लेने वाली, अधिग्रहित करने वाली थी। दूसरे लोगों की भूमि एक्वायर करके वो जो आवासहीन थे यानी कि जो बेघर लोग थे उन्हें उन्होंने कहा था कि हम घर बना करके देंगे, ग्रामीण आवास के लिए भूमि की व्यवस्था। तो ये उनकी कुछ इस प्रकार की नीतियां थी जो कि वामपंथी कही जा सकती है। यानी कि ये सारी नीतियां क्या थी, गरीबों, किसानों और मजदूरों के समर्थन वाली कुछ नीतियां थी उनकी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उनका जो सत्ता का संघर्ष था उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक विचारधारात्मक संघर्ष में उन्होंने बदल दिया, ताकि वो जो व्यापक जनसमूह है, भारत में व्यापक जनसमूह किसका है, इन्हीं लोगों का है, गरीबों, किसानों और मजदूरों का है, इनका वो समर्थन हासिल कर सके। तो इंदिरा गांधी की इन नीतियों का सिंडिकेट के द्वारा विरोध किया गया। तो इसके कारण भी कांग्रेस में हम विभाजन देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो दोनों गुट हैं उनके बीच में दूरियां बढ़ रही थी। तीसरा कारण क्या था, प्रीवी पर्सों की समाप्ति। प्रीवी पर्सेस क्या थे, प्रीवी पर्सेस विशेषाधिकार थे जो किन्हें दिए गए थे, देसी रियासतों को। फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से रियासतों को कहा गया था भारत में मिलाने के पहले कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, प्रीवी पर्सेस दिए जाएंगे, यानी कि वो भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। बदले में भारत सरकार ने उन्हें क्या आश्वासन दिया था कि वो अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे और सरकार के द्वारा भी उन्हें कुछ भत्ते यानी कि अलाउंसेस दिए जाएंगे ताकि वो अपना
जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कर सके। और उन्हें कहा गया था कि जितना उनकी रियासत का एरिया है, जितनी उनकी रियासत की आय है, यानी कि जितना उनका रिवेन्यू होता था, उसके अकॉर्डिंग उनको निजी संपत्ति रखने की अनुमति दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग उनको भत्ते दिए जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि देशी रियासतों को ये जो विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये विशेषाधिकार अब समाप्त कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने क्या तर्क दिया, क्यों समाप्त कर दिए जाने चाहिए? उन्होंने कहा कि जो हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता की जो हम बात करते हैं, तो ये जो विशेषाधिकार है इन तीनों समानताओं के विरुद्ध है, यानी कि ये देश के कुछ नागरिकों को विशेष अधिकार देते हैं। तो उन्होंने इस चीज का हवाला देते हुए क्या कहा कि वो इन प्रीवी पर्सेस को समाप्त करेंगे। तो कांग्रेस के कुछ नेता क्या चाहते थे कि ये प्रीवी पर्सेस समाप्त नहीं किए जाने चाहिए, जैसे कि जो मोरारजी देसाई थे, उप प्रधानमंत्री थे और जो वित्त मंत्री भी थे उस समय, उन्होंने भी इंदिरा गांधी की इस नीति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये तो देशी रियासतों के साथ विश्वासघात होगा, यानी कि एक धोखा होगा कि जब उन्हें भारत में हमें मिलाना था तब हमने उन्हें आश्वासन दे दिया, उन्हें वायदा किया कि वो अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे और उन्हें भत्ते दिए जाएंगे, लेकिन अब अगर ये उनसे वापस लिया जाता है तो ये उनके साथ धोखा होगा। इसी प्रकार से कांग्रेस के और काफी नेता भी इंदिरा गांधी की इस नीति के पक्ष में नहीं थे। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने क्या प्रयास किया कि संविधान में संशोधन के द्वारा इस प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये राज्यसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। फिर इंदिरा गांधी ने एक और प्रयास किया प्रीवी पर्सेस की समाप्ति के लिए। राष्ट्रपति से उन्होंने अध्यादेश जारी करवा दिया, लेकिन ये अध्यादेश फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया गया, यानी कि उसको कैंसिल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया कि ये अध्यादेश सही नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया, 1967 के चुनावों में भी इसे उन्होंने मुद्दा बनाया था और आगे 1971 के चुनावों को भी हम डिस्कस करेंगे। उन चुनावों में भी इंदिरा गांधी ने इन्हें मुद्दा बनाया था और वो चुनाव उन्होंने इस मुद्दे के आधार पर जीते भी। तो ये जो प्रीवी पर्सेस की समाप्ति वाली घटना है, ये भी कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण थी। तो अगला कारण क्या था कांग्रेस के विभाजन का? इंदिरा गांधी की नीतियों पर अमेरिकी प्रभाव का संदेह। जो सिंडिकेट दल के नेता थे वो क्या डाउट कर रहे थे कि जो इंदिरा गांधी की पॉलिसीज है वो अमेरिका के दबाव में बनाई जा रही हैं, क्योंकि 1967 में क्या हुआ था, अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध में भारत के समर्थन की जरूरत थी। तो इंदिरा गांधी की इस यात्रा से ये सिद्ध हो गया था कि भारत का समर्थन अमेरिका को हासिल है। तो इस यात्रा के बाद अमेरिका ने क्या किया, भारत को 90 लाख डॉलर की आर्थिक सहायता दी थी और यात्रा से वापस आने के बाद इंदिरा गांधी के निर्देशों पर जो भारतीय मुद्रा है रुपया, उसका अवमूल्यन किया गया था, डिवैल्यूएशन किया गया था अमेरिकी डॉलर के कंपैरिजन में। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि पहले हमें जो $1 के 5 रुपए देने पड़ते थे, फिर 7 रुपए देने पड़े, तो ये अवमूल्यन किया गया। तो इस चीज को इससे जोड़ करके देखा गया कि जो इंदिरा गांधी की नीतियां है वो अमेरिका के दबाव में बनाई जा रही है, जो कि सिंडिकेट दल के द्वारा पसंद नहीं किया गया। तो ये भी उन पर एक आरोप लगाया गया। और क्या किया गया, और क्या कारण था इंदिरा बनाम सिंडिकेट? ये तो मुख्य आधार ही था कांग्रेस में विभाजन का। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सिंडिकेट दल के मुख्य नेता थे जैसे कि के कामराज, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, एस. निजलिंगप्पा। तो इस दल के नेताओं से इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1967 के जो चौथे आम चुनाव थे, इन चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने इन नेताओं से दूरी और ज्यादा बना ली। पहले ही वो इनके दबाव में काम नहीं करना चाहती थी और इन चुनाव परिणामों के बाद इंदिरा गांधी ने
इस दल के नेताओं से दूरी और ज्यादा कायम कर ली, जो कि सिंडिकेट दल के नेताओं को पसंद नहीं आया और आखिर में जाकर के ये कांग्रेस के विभाजन का एक मुख्य कारण बना। तो अगला कारण क्या था? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव। ये हम कह सकते हैं कांग्रेस के विभाजन का तत्कालिक कारण था। जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि किसी भी क्रांति का तत्कालिक कारण, जैसे 1857 की क्रांति का हम तत्कालिक कारण पढ़ते हैं कि जो तोपें थी उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगा होना। इसी प्रकार से जो कांग्रेस में विभाजन का तत्कालिक कारण क्या था? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव कहे जा सकते हैं। तो अब इस घटनाक्रम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से जो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव है वो कांग्रेस के विभाजन का कारण बने। तो उस समय 1969 में जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई और राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा अब जिस व्यक्ति की इंदिरा गांधी से नहीं बनती थी, जो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीवा रेड्डी, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया। इसे हम थोड़ा लिख करके डिस्कस कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय? एस निजलिंगप्पा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया? नीलम संजीवा रेड्डी को। अब नीलम संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की विचारधारा मेल नहीं खाती थी, तो एक बार फिर से सिंडिकेट और कांग्रेस का विवाद सामने आ रहा था। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? वीवी गिरी को क्या कहा कि वो अपना स्वतंत्र नामांकन भरे। जो कि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे, कि ये स्वतंत्र कैंडिडेट के तौर पर अपना नॉमिनेशन भरे। तो अब मैदान में कौन थे? एन संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी। एन संजीवा रेड्डी का समर्थन कौन कर रहा था? जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, जो सिंडिकेट था वो नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में था, और जो इंदिरा गांधी थी वो वीवी गिरी का समर्थन कर रही थे। तो जो एस निजलिंगप्पा थे, कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया? विहिप जारी कर दिया। विहिप एक पॉलिटिकल टर्म है। इसका क्या मीनिंग है कि अगर किसी भी मुद्दे पर पार्टी के द्वारा वोटिंग करवाई जाएगी पक्ष या विपक्ष में, तो विहिप जारी करने पर जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसके पक्ष में वोट करना होगा? जिसके पक्ष में पार्टी कहेगी। यानी कि मान लो कांग्रेस पार्टी ने अगर विहिप जारी किया है, तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस के कही गई बात के समर्थन में ही वोट करेंगे। और फिर इंदिरा गांधी, इनके विहिप जारी करने के बाद इंदिरा गांधी ने ये प्रयास किया कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी एक बैठक बुलाई जाए, लेकिन अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने वो बैठक नहीं बुलाने दी। तो इंदिरा गांधी ने भाषण दिया कि जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या करें? अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। यानी कि उन्होंने कहा कि इस विहिप का वो भले ही पालन ना करें। तो अब जो इंदिरा गांधी के समर्थक थे उनके लिए ये रास्ता खुला था कि वो इंदिरा गांधी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर सकते थे। तो जब राष्ट्रपति पद के
चुनाव परिणाम सामने आए तो इसमें वीवी गिरी की जीत हुई और नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई। तो इसी कंटेक्स्ट में आपकी बुक में एक कार्टून भी है जिसमें वीवी गिरी को एक विजय उम्मीद यानी कि एक बॉक्सिंग का उसमें सीन बनाया गया है कि दो कैंडिडेट्स के बीच में बॉक्सिंग हो रही है। तो उसमें जो वीवी गिरी है उनको जीतते हुए दिखाया गया, उनके गले में फूलों का हार है और वीवी गिरी के पीछे इंदिरा गांधी खड़ी है, उन्होंने भी एक बॉक्सिंग का दस्ताना पहना हुआ है और अपना हाथ उन्होंने पीछे छिपा रखा है। वहीं जो वीवी गिरी के सामने इनका एस निजलिंगप्पा का कैंडिडेट है वो नीचे गिरा हुआ है और एस निजलिंगप्पा को घुटने टेके हुए दिखाया गया है। तो ये व्यंग्य करता है इस सारी सिचुएशन पर कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने अपने दम पर अपने कैंडिडेट वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद का चुनाव जितवा दिया और जो अपने विरोधी थे एस निजलिंगप्पा उनके घुटने उन्होंने टिकवा दिए थे। तो इस चुनाव के बाद फिर क्या होना था, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, इन्होंने क्या किया, जो इंदिरा गांधी और उनके समर्थक थे उन्हें कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो इनके बाहर निकालने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की और उन्होंने कहा कि जो उनकी कांग्रेस है वो असली कांग्रेस है। और फिर आम भाषा में जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी उसे कांग्रेस आर कहा जाने लगा, जो कि कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट कहा जाता है, जिसे कांग्रेस आर। रिक्विजिशनिस्ट इन्हें कहा जाने लगा। और जो सिंडिकेट की कांग्रेस थी वो क्या बन गई, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या थी, इंदिरा गांधी वाली, और ये सिंडिकेट। तो इस प्रकार से ये कांग्रेस अब दो धड़ों में बंट चुकी थी। कांग्रेस के विभाजन की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। तो इस कांग्रेस को कांग्रेस न्यू या नई कांग्रेस भी कहा जाता था, इंदिरा गांधी वाले गुट को। और जो सिंडिकेट दल के नेतृत्व में जो नेता थे इन्हें कांग्रेस ओल्ड या फिर पुरानी कांग्रेस भी कहा जाता था। तो ये घटनाक्रम था कांग्रेस के विभाजन का कि किस प्रकार से और किन कारणों को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है उसका पतन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो चुका है। तो अब अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के पुनर्स्थापन के बारे में, रिस्टोरेशन के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।